हेलो गाइस। तो कल वाला टॉपिक गॉस लॉ और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई थिंक वो आपकी क्लियर हो गए होंगे। उनको और अच्छे से समझने के लिए उन पर बेस्ड करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो जो पॉइंट्स हमने लिखे थे या गॉस लॉ जो हमने पढ़ा था वो 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, a charge of 7.6 microcoulomb is placed on the center of a spherical surface of radius 0.03 meter। तो रेडियस और चार्ज Q is equal to given है 7.6 माइक्रोकूलम, दैट इज 7.6 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके, एंड आर रेडियस 0.03 मीटर। आर रेडियस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फेरिकल सरफेस। 5 पूछ रहा है विद द स्फेरिकल सरफेस व्हाट वुड बी द, ये सेकंड बात हो गई, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसी का पार्ट हो गया। पहले तो हमें 5 पूछ रहा है, 5 निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो कल हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में सीधा रिलेशन कौन देता है, गॉस लॉ। तो यहां पे सीधा गॉस लॉ अप्लाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे आपने कहा था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi is equal to summation q upon epsilon naught। now put the values, summation q 7.6 10⁻⁻⁶ divided by epsilon naught 8.85 10⁻⁻12। ओके, सो सॉल्व इट। जब मैं इसका इसमें डिवाइड करता हूं तो 0.86 इंटू 10⁻⁻⁶ और प्लस 12, नीचे से जाकर के ऊपर ये पावर प्लस की हो जाती है। तो यू में राइट 0.86 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट मीटर। ओके, और अगर आप चाहें एक जीरो कम करना तो यहां पे 8.6 लिख सकते हैं। तो आपके पास ये भी लिखा जा सकता है 8.6 10⁵ वोल्ट मीटर। दिस विल बी द आंसर। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फिगर ए पॉइंट चार्ज Q इज सिचुएटेड ऑन द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। एक ये हेमिस्फीयर गिवन है, ये वाला यहां से आता है गिवन है हेमिस्फीयर। नाम चाहो तो नाम भी दे सकते हो, ACB, इतना सा आपको गिवन है। ये हेमिस्फीयर है और इसके सेंटर पे Q चार्ज यहां पे प्लेस कर दिया है। Q चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है। ओके, तो ऑन द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर सरफेस कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। तो केवल हमें इतनी सी सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये कैलकुलेट करना है। तो आप कल वाले पॉइंट पे पहुंच जाओ। आपने ये कहा था कि गॉस लॉ ऑलवेज बी वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। हमेशा गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। तो क्लोज सरफेस के लिए, अब ये तो ओपन सरफेस है, आधा ही तो दिया है, हेमिस्फीयर ही तो दिया है। तो मैंने क्या किया, इसको पूरा क्लोज इमेजिन कर लिया माइंड में। हमने इसको इमेजिन कर लिया कि ये कंप्लीट एक यहां से आता पूरा स्फीयर है। ओके, तो जब ये कंप्लीट स्फीयर है, यहां से आता पूरा, तो पूरे स्फीयर से लिंक फ्लक्स कितना होगा। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with whole sphere, whole sphere। तो आपने उसको phi डैश कहा। phi डैश इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये पूरे होल के लिए। अब ये पूरा होल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, हमें तो केवल हेमिस्फीयर बताना था, ACB वाला। तो देयर आर 2 इक्वल पार्ट्स। तो कल मैंने ये पॉइंट लिखाया था कि सिमेट्रिकल अगर साइड हो उसकी, जैसे यहां पे 2 हो गया, एक इधर और एक इधर, सिमेट्रिकल साइड, देयर आर 2। तो आप ये हेमिस्फीयर से कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद हेमिस्फीयर phi is equal to phi dash upon 2, जस्ट आधा। 2 इक्वल पार्ट्स हैं इसलिए आधा किया। अगर ये 1/4 होता
तो मैं 1/4 करता यहां पे। जैसे कल वो एक एग्जांपल दिया था मैंने कि कोई क्यूब है, अब क्यूब के लिए वहां पे तो फेसेस होती हैं 6, तो अगर टोटल आपको क्यूब से लिंक है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सिमिलर वैसे ही तो कल मैंने ये पॉइंट बताया हुआ था। अब आप 5 अपॉन 2, तो यहां पर वैल्यू पुट करें तो 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, दिस विल बी द आंसर। अगर क्यू की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो हम यहां पे एप्सिलॉन नॉट तो जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, पुट कर देते, सीधा आंसर आ जाता हमारे पास। क्लियर, तो ये हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इनकमिंग फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इज 2000 वोल्ट मीटर। इनकमिंग फ्लक्स, तो सॉल्यूशन में लिखा मैंने 5(1) इज इक्वल टू 2000 वोल्ट मीटर। साथ में मैंने एक बात कही थी आपसे कि इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां पे इनकमिंग है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, ओके। एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज, तो 5(2) इज इक्वल टू 8 इंटू 10³ वोल्ट मीटर। यू मे राइट ऑल्सो प्लस 8000 वोल्ट मीटर, ओके। कैलकुलेट द चार्ज इनसाइड द सरफेस, तो क्यों हमसे पूछ रहा है चार्ज कितना है। चार्ज में और फ्लक्स में सीधा रिलेशन कौन देता है, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे आप कहेंगे 5 इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अप्लाई करना है। हमें क्यू पूछा है तो क्यू इज इक्वल टू, या समेशन क्यू इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि 5 कैसे कैलकुलेट करें, तो एलजेब्रिक सम करके। कल हमने पॉइंट्स में लिखा था एलजेब्रिक सम करना है, नेट फ्लक्स निकालना है। तो Q इज इक्वल टू 5 की वैल्यू, ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो 5 इज इक्वल टू 5(2) माइनस 5(1) इंटू एप्सिलॉन नॉट, ओके। नाउ पुट द वैल्यूज, 8000 माइनस 2000 इंटू 8.85 10⁻⁻12, ओके। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ, तो यहां पे पहले तो इसको माइनस कर लो, 6000 इंटू 8.85 10⁻⁻12। क्लियर, तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 10⁻⁻12, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहां पे इसको कन्वर्ट कर दूं 0.053100, तो आप देखें 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 प्लेस पर डेसिमल प्लेस कर दिया, तो यहां से 6 कम हो जाएंगी, 10⁻⁻6, ओके। तो -6 को कहते हैं माइक्रो, तो यू में राइट 0.0531 माइक्रो कूलम, दिस विल बी द आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 चार्जेस ऑफ +4 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड -9 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो यहां पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है समेशन क्यू। समेशन क्यू इज इक्वल टू एलजेब्रिक सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ओके। सो Q1 की वैल्यू 4 प्लस 6 प्लस 3 माइनस 9, 9 माइनस का है वो, ओके। माइक्रोकूलम, 4 6 10 13 माइनस 9, तो यह आया आपके पास 4 माइक्रोकूलम और 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर, अब इसके बाद इनसाइड द क्लोज सरफेस एंड द चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम इज आउटसाइड द सरफेस, फाइंड द टोटल आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस। तो यहां पे हमसे कहा कि आउटसाइड रखा हुआ है 8 माइक्रोकूलम। हमने गॉस लॉ जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि चार्ज कितना एनक्लोज्ड है इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज एनक्लोज होता है केवल वही लेते हैं, आउटसाइड चार्ज कितना ही रखा हो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ओके। तो यहां पे जो हमारे पास ये आउटसाइड चार्ज रखा है इसका यहां पे कोई रोल नहीं है, इसका यहां पे कोई रोल नहीं है, आउटसाइड चार्ज है ये, इनसाइड चार्ज लेना है हमें केवल। तो इनसाइड चार्ज तो हमारे पास ये हुआ। अब हमसे पूछ रहा है
फाइंड द टोटल आउटगोइंग फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस। तो फ्लक्स पूछा है, फाई इज इक्वल टू, आप कहेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन और समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, समेशन क्यू 4 इंटू 10 पावर -6, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 पावर -12। क्लियर? तो यहां पे ये हमारे पास आया, अब हमें इसका इसमें डिवाइड करना है और ये ऊपर ले जाना है। तो आप कहेंगे फाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 8.85 इंटू 10 पावर -6 और प्लस का 12, ये ऊपर चला गया। क्लियर? तो यहां से अब ये बचेगा आपके पास, जब मैं इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो यहां पर आता है 0.4524 10 पावर 6 वोल्ट मीटर और 4.524 एक डेसिमल प्लेस इधर कर दिया तो 10 पावर 5। क्लियर? तो ये तो हमारे पास यहां पे आंसर हुआ। आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि गॉस लॉ जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आउटसाइड गॉसियन सरफेस के या क्लोज सरफेस के बाहर जो चार्ज रखा हुआ है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज होता है उसी को काउंट करना है आपको, उसी को चार्ज को लेना है। बाहर वाला चार्ज कितना ही रखा हो नहीं रखा हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। ओके, एक बात आपके पास तो ये, और दूसरी बात कि कल मैंने एक बात कही थी कि साइज कुछ भी हो क्लोज सरफेस का उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे इससे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था तो उसमें कहा था कि अगर रेडियस को डबल कर दें तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको याद रखना है, साइज को बढ़ा दें, साइज को छोटा कर दें, उससे फ्लक्स पे कोई असर नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे देयर इज नो इफेक्ट। पहले वाले क्वेश्चन में जो पूछा था तो उसमें पूछा था कि अगर रेडियस को डबल कर दें तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। रेडियस को हाफ कर दें, रेडियस को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि साइज पे डिपेंड ही नहीं करता है। ओके, तो ये तो हमारे पास हुआ फोर्थ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू फिगर एज इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये ई वेक्टर की वैल्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। अब यहां पे ये एक्स कोऑर्डिनेट साथ में, इसका मतलब आई कैप का मतलब तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक्स का मतलब ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल। एक्स के साथ एक्स की वैल्यू 0 लगाओगे 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 लगाओगे अलग वैल्यू आएगी, 2 लगाओगे कुछ और वैल्यू, 3 लगाओगे कुछ और वैल्यू, तो एक्स पर डिपेंड करेगा ये। क्लियर? तो यहां पे इट इज अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और डायरेक्शन इसकी अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप लिखा हुआ है इसलिए अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये इसकी डायरेक्शन है। इज एक्टिंग थ्रू अ क्यूब, ईच साइड ऑफ क्यूब इज ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 इंटू 10 पावर -2 मीटर। ओके, तो ये यहां पे इसकी साइड एंड कांस्टेंट ई नॉट, ये जो दिया है ई नॉट ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी गिवन है, ई नॉट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 पावर 5, 2.5 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलाम मीटर, न्यूटन पर कूलाम मीटर, ये ई नॉट की वैल्यू हमको गिवन है। ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक तो वो 5 पूछ रहा है हमसे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, और फ्लक्स एंड चार्ज थ्रू द क्यूब, और टोटल चार्ज पूछा है क्यूब। दो बातें हमें कैलकुलेट करनी है, एक तो 5 और दूसरा क्यूब। अब यहां पे हमको ई गिवन है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, भाई अगर फाई और क्यू हमें कोई एक पता होता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्यू में सीधा रिलेशन गॉस लॉ देता है, लेकिन दोनों ही अननोन है, तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। ओके, तो फाई की डेफिनेशन अभी क्लोज सरफेस है, तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के साथ, तो वो होता है आपके पास, तो ये तो टोटल फ्लक्स हो गया। अब मेरे को ईच फेस के लिए कैलकुलेट करना है, तो मैं ग्लो इंडिकेशन को ओपन कर दूंगा 6, क्योंकि क्यूब में 6 फेसेस होती हैं। तो देखें क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट
ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट ds वेक्टर और प्लस इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। 6 फेसेस होती हैं, तो 6 फेसेस मैंने इसको ब्रेक किया। अब कौन कौन सी फेसेस लिए हैं वो देखें जरा। ए बी ई एफ, एक फेस तो ये लिया है, ए बी ई एफ, ओके। दूसरी इसके जस्ट अपोजिट ओ सी डी जी, ओ सी डी जी, ये दो हो गई। थर्ड ई बी सी डी, ये वाली, तो ई बी सी डी, और इसके जस्ट अपोजिट ये वाली, तो ओ ए एफ जी, ओ ए एफ जी। अब इसके बाद एक फेस तो ये हो गई जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो आप देंगे एफ ई डी जी, एफ ई डी जी, एफ ई डी जी, ये वाली, और इसके एक जस्ट अपोजिट, तो ए बी सी ओ, ए बी सी ओ। क्यूब में 6 फेसेस होती हैं, मैंने 6 फेसेस को इसमें डिवाइड कर दिया, 6 फेसेस में इसको ब्रेक कर दिया। अब मैं इनको डॉट प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है इसको ओपन करना है मेरे को डॉट प्रोडक्ट, तो इनकी डायरेक्शन के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ई की डायरेक्शन तो फिक्स है हमारे पास, ये आई कैप, ई की डायरेक्शन में कोई हेराफेरी नहीं करनी है, वो तो आपको आई कैप ही लिखना है। तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहां पे लिखूंगा ई आई कैप, ई का मैग्नीट्यूड ई लिख दिया और डायरेक्शन आई कैप डॉट। अब डीएस का मैग्नीट्यूड, डीएस को अगर मान लीजिए मैं इसको इंटीग्रेशन को हटा दूं तो टोटल वैल्यू पुट कर दूंगा मैं इसकी एस, डीएस का इंटीग्रेशन एस, तो यहां पे लिखूंगा एस, ओके। अब इसका ए बी ई एफ, तो ए बी ई एफ इसकी डायरेक्शन तो ये वाली है, तो एक्स एक्सिस की पढ़ाई एक्स एक्सिस अलोंग, और वो डायरेक्शन होती है आई कैप, तो यहां पे लिखूंगा मैं आई कैप प्लस, अब इस फेस के लिए तो ई आई कैप डॉट, अब डीएस की डायरेक्शन ओसीडीजी पर, ओसीडीजी पर एक्स एक्सिस के अपोजिट, तो इसको कहेंगे माइनस आई कैप, ओके, प्लस ई आई कैप डॉट, अब यहां पे ईबीसीडी को देखें, ईबीसीडी ये वाली है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग, और वाई एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन क्या होती है, जे कैप, तो आप क्या लिखने वाले हैं यहां पे, एस जे कैप, ओके, और प्लस नेक्स्ट वाला जो फेस है ई आई कैप डॉट एस और माइनस जे कैप, क्यों चेक करें, ओ ए एफ जी को, ओ ए एफ जी ये वाई एक्सिस की जस्ट अपोजिट है, इसलिए तो इसकी डायरेक्शन नीचे हो गया, ओके। वाई एक्सिस के ये लिए जे कैप और माइनस वाई एक्सिस के लिए माइनस का जे कैप, क्लियर। अब इसके बाद इस पे आ जाओ, एफ ई डी जी, तो आप लिखेंगे प्लस ई आई कैप डॉट, अब एस और इसकी डायरेक्शन के कैप, और प्लस ई आई कैप डॉट एस माइनस के कैप, क्लियर। तो यहां पे ये हमने इसको 6 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता है ऑलरेडी, 5 इज इक्वल टू ई एस आई कैप डॉट आई कैप, यहां पे आई कैप डॉट आई कैप ये 1 हो गया, तो ई की वैल्यू भी लगा देता हूं, तो ई की वैल्यू यहां पर अगर मैं अप्लाई करूं इस फेस के लिए ए बी ई एफ, इस वाले की बात चल रही थी, तो यहां पे ई की वैल्यू क्या होगी चेक करें, ई नॉट ए इंटू एस, ई नॉट ए एक्स पे ए लगा दिया, इस फेस के लिए ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए, यहां से यहां तक की साइड ए है,
तो मैंने कहा था वेरिएबल है एक्स ई पे, यहां पे ए आएगा इस फेस के लिए, ए बी ई एफ फेस के लिए यहां पे ए आएगा। ओके, और प्लस अब दूसरे पे आ जाओ इस वाले के लिए, तो यहां पे क्या करेंगे आई कैप डॉट आई कैप, तो 1 होता है, लेकिन माइनस का है तो माइनस का सिंबल आएगा, और साथ में ई की वैल्यू अब चेक करें इस फेस के लिए ओ सी डी जी, ओ सी डी जी के लिए, यानी ये तो ओरिजिन पे है ना, तो ओरिजिन पे तो ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 हो गई, यहां पे तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो जब एक्स 0 लगाऊंगा तो 0 का मल्टीप्लाई करने पर ई 0 हो गया, तो ई 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गया। यहां पर एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा ए 0, क्योंकि ये ओरिजिन पर है सरफेस, इसलिए यहां पर 0 लगाया, और 0 लगाया तो 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 हो गया। ये वाला पॉइंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 होगी, क्योंकि ये इससे आया है, इस फेस के लिए यहां पे ये 0 होगा। ओके, अब इस पे आ जाओ, तो प्लस आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, आई कैप डॉट टी कैप 0 होता है, और आई कैप डॉट के कैप 0 होता है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो 1 तो यहां होने वाला था, यहां होने वाला था। दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो केवल 2 ही फेस बचेंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जो एक्स एक्सिस की अलोंग डायरेक्शन को शो करती है, वो वाली फेस बचेंगी, और बाकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएंगे फेसेस, तो उनसे तो कोई फ्लक्स निकलता ही नहीं है। तो परपेंडिकुलर जब होता है थीटा 90 होता है तो cos 90 0 हो जाता है, इसलिए वो 0 हो जाता है, तो ये टर्म तो 0 होने हो गया आपके पास। क्लियर? तो यहां पे अब s की वैल्यू पुट करें, फाई इज इक्वल टू ई नॉट ए इंटू एस, एस हमने कैलकुलेट किया था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, नाउ पुट द वैल्यूज, तो फाई इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू ये हमें गिवन है 2.5 इंटू 10⁻5 इंटू, अब ए की वैल्यू 1 इंटू 10⁻², तो 1 इंटू 10⁻² इंटू 1 इंटू 10⁻² इंटू 1 इंटू 10⁻²। क्लियर? तो यह आया 2.5 इंटू 10⁻5 माइनस -2 -6 हो गया, तो -1 बचा, तो 2.5 इंटू 10⁻1 मीन्स 0.25 वोल्ट मीटर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ये होगी। ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। दूसरा और पूछा है हमसे कि चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड नेट चार्ज थ्रू द क्यूब, तो यहां पे चार्ज कितना है इसमें, अंदर कितना चार्ज इसमें एनक्लोज्ड है, वो कैलकुलेट करना है। तो आप कहेंगे बाय गॉस लॉ अप्लाई कर दें, क्योंकि अब तो फ्लक्स हमें पता चल गया, गॉस लॉ, तो आप कहेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और तो क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब फाई की वैल्यू ये वाली और एप्सिलॉन नॉट तो हम जानते हैं, मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहेंगे यहां पे 0.25 इंटू 8.85 10⁻12। क्लियर? जब आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है इसका 2.21 इंटू 10⁻12 कूलाम, ये चार्ज होगा 2.21 10⁻12 कूलाम, और -12 को पिको कूलाम भी लिख सकते हैं, 2.21 पिको कूलाम। ओके, तो इट विल बी द आंसर। ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान देना है, यहां पे ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये वाला टर्म, आपको याद रखना है कि यहां पे x आया तो x इज अ वेरिएबल, x कांस्टेंट नहीं है। मान लो यहां पे y होता, y वेरिएबल है, अगर मान लो z होता तो z वेरिएबल है, तो यहां पे अब x की वैल्यू इस टर्म के लिए तो 0 हो गई, और इस फेस के लिए यहां से यहां तक ये a हो गई, बस इसके अलावा कोई नहीं। ऐसे ही अब ये तो हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ए स्फीयर हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, हेमिस्फीयर है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। व्हाट वुड बी फ्लक्स एनक्लोज बाय इट्स सर्कुलर सरफेस, जो सर्कुलर सरफेस है उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, ये बात हमें बताना है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नंबर 1 पैरेलल टू इट्स बेस, और नंबर 2 परपेंडिकुलर टू इट्स बेस,
पैरेलल, ये तो बेस है, ये हेमिस्फीयर मैंने माना और ये इसका बेस हो गया, ये वाला तो बेस हो गया इसका बेस। तो बेस के पैरेलल ये पैरेलल है और दूसरे में कहा परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, तो ये तो बेस है, ये बेस और बेस के परपेंडिकुलर ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गिवन है हमको, डायग्राम हमको गिवन है, तो डायग्राम के साथ ही हम यहां पे डिटरमाइन करने वाले हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस रखा हो, कल मैंने कहा था अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखा हुआ है क्लोज सरफेस, तो उससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ऑलवेज भी जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है। लेकिन वो टोटल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इस सरफेस से या इस सरफेस से, ऐसे पूछ रहा है। तो इसको तो कह रहे हैं बेस और इसको बोला है कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस है। तो टोटल फ्लक्स नंबर 1 नेट, ये टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज तो है नहीं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इसलिए फाई की वैल्यू कितनी होगी 0, नेट तो 0 होगा। अब इसके दो पार्ट हैं, एक तो ये बेस और दूसरा ये कर्व। तो यहां पे अगर मैं कहूं तो फाई बी और प्लस फाई सी इज इक्वल टू 0। जो बेस से लिंक है उसको फाई बी कहा मैंने, और जो कर्व सरफेस से लिंक है उसको फाई सी कहा मैंने, इज इक्वल टू 0। इट शुड बी 0 होना चाहिए। मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, बेस और कर्व सरफेस। क्लियर हो गया। अब यहां पे ये तो हमें पता चला, तो आप यहां से कहेंगे और फाई सी इज इक्वल टू माइनस फाई बी, ये हमें याद रखना है, फाई सी की वैल्यू माइनस फाई बी की इक्वल आएगी। क्लियर हो गया। अब मेरे को निकालना फाई बी बेस के लिए, तो फाई बी कैलकुलेट करूं पहले मैं यहां पे, तो आप कहेंगे फाई बी इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तो रिलेशन था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, तो यहां पे फाई बी इज इक्वल टू ई और ए को बोलूंगा आर रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा, थीटा देखें जरा, ये एन के पी डायरेक्शन और ये ई की डायरेक्शन, तो थीटा कितना हुआ ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो यहां पे थीटा 90 डिग्री। ओके, तो cos 90 इंटू cos 90, cos 90 वैल्यू तो 0 होती है, तो 0 जब मैं इसकी जगह लगाऊंगा तो 0 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 0, 0 को मल्टीप्लाई किसी में करो तो 0 आएगा। तो फाई बी विल बी, आप लिखेंगे यहां पे फाई बी विल बी 0, ये तो 0 हुआ, बेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। ओके, नाउ हमें कैलकुलेट करना था फाई सी, तो फाई सी इज इक्वल माइनस फाई बी तो 0 आया, तो फाई सी ऑल्सो भी 0, देयरफॉर फाई सी ऑल्सो भी 0। क्लियर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये जो बेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो बेस की डायरेक्शन तो नॉर्मल टू द सरफेस होती है, तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए 90 डिग्री होने के कारण से ये 0 और ये भी 0। ओके, अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। दूसरा सेकंड पार्ट हमसे कहा कि जब परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये गिवन है ये वाली डायरेक्शन में और बेस ये वाला है, तो करने का तरीका वही बिल्कुल सेम सिमिलर। तो आप कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो फाई बी प्लस फाई सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, फाई सी इज इक्वल टू माइनस फाई बी। करने का तरीका वही सेम पहले जैसा एज इट इज। क्लियर। अब मेरे को पहला फाई बी कैलकुलेट करना है, तो फाई बी का मतलब बेस से लिंक, तो आप कहेंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तो फॉर्मूला होता है बेस के लिए। अब ई की वैल्यू तो ई है, डॉट ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। अब कॉस कितना है भाई, एंगल कितना है, तो देखें आप इस बेस की डायरेक्शन एन कैप, तो ये नीचे की तरफ है और ई की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में वर्टिकल अपोजिट हो गए। तो जब ये अपोजिट हो गए, सॉरी जब ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये अपोजिट होने पर एन कैप और ई वेक्टर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। ओके, तो यहां पुट करते हैं हम cos 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, cos 180 वैल्यू -1 होती है शायद, तो -1 पुट करूंगा तो आपके पास आएगा e इंटू पाई आर स्क्वायर -1। तो आंसर क्या आया,
आपके पास आया 5b इज इक्वल टू बेस से लिंक माइनस ई पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ये तो आया बेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कर्व सरफेस से कितना होगा? तो ये रहा 5c इज इक्वल टू माइनस 5 देयरफॉर तो 5c इज इक्वल टू माइनस 5b वैल्यू ले दी तो माइनस माइनस प्लस इनटू पाई आर स्क्वायर। इट विल बी फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व सरफेस। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके एप्लीकेशंस, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस कैसे करने, उनका क्या तरीका होगा और क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे उनको जानेंगे। ओके, तब तक थैंक यू।